हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो यस, नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो। आई होप आपने वो फार्मूले वाली वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लेना। एंड उसमें जस्ट मैंने फार्मूला सारे नोट डाउन कर लिए हैं जो कि आपको इस चैप्टर में बहुत हेल्प करते हैं सॉल्व करने में। तो अगर आप वो याद कर लोगे देन क्वेश्चन आपसे ईजिली बनने में बन जाएंगे। ठीक है, सो या अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन के सोल्यूशंस की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड क्वेश्चन नंबर 1 आपका कहता है कि अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट टू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। यानी कि इस क्वेश्चन, आई थिंक एक और बात मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पर कि ये वाला एक्सरसाइज इस चैप्टर का सबसे ईजी एक्सरसाइज लगता है मुझे, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस थोड़ा सा समझना होता है एंड क्वेश्चन आपके बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। तो देखते हैं कैसे। आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपके पास एक स्फेयर है। ठीक है, स्फेयर है जिनकी रेडियस आपके पास 4.2 है। मान लीजिए आपके पास कोई गोल स्फेयर है एंड आपने उसी को रिकास्ट करके, यानी कि आप इसको अगर नॉर्मली समझना चाहो आसानी से जिससे आपको समझ में आ जाए, तो आपने इसको रिकास्ट करके एक सिलेंडर बनाया, यानी उसको कन्वर्ट कर दिया एक सिलेंडर के शेप में। आपने उसको शायद पिघला दिया या जो भी कर दिया। तो जो भी उसका मटेरियल था, आपने पहले उस मटेरियल से क्या बनाया था, पहले उस मटेरियल से हमने स्फेयर बनाया था, बट अब उसी मटेरियल से हमने सिलेंडर भी बना लिया है। ठीक है, यानी उसी मटेरियल का यूज़ करके जो स्फेयर बना था आपका, उस स्फेयर को आपने शायद मेल्ट कर दिया। यहाँ पे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, बट एज एक आप समझने के लिए समझ सकते हो कि आपका जो स्फेयर था आपने उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, सिलेंडर में। उसी मटेरियल को यूज़ किया, उतने ही मटेरियल को यूज़ किया, ना कम ना ज़्यादा, उतना का उतना जितना का आपका स्फेयर था। तो अब जब हम मटेरियल की बातें कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका सिंपल सा एक चीज़ आता है कि जो आपका स्फेयर का वॉल्यूम था पहले वाला, यानी जो आपका स्फेयर ये है, उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जो उसी मटेरियल से सिलेंडर बना। तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा ना। मैं इस पर बार बार क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज इस एक्सरसाइज में आपको वॉल्यूम समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपने इसी मटेरियल को यूज़ करके तो आपने सिलेंडर बनाया। ठीक है, तो आपका जो ये वॉल्यूम था वो इस वॉल्यूम के तो बराबर होगा। मटेरियल तो दोनों में सेम ही है, बराबर ही है। तो इसका मतलब कि दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे। जो पहले आपका स्फेयर था, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आपको क्या दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर स्फेयर की रेडियस दी हुई है। ठीक है, और सिलेंडर की भी रेडियस दी हुई है। पूछ रहा है सिलेंडर का हाइट क्या होगा। तो हमने अभी समझा कि आपका जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा। तो हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या होता है, सॉरी स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और यहाँ पर सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आपने एच मान लिया हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, तो हमने h मान लिया हाइट को। अब उसके बाद हमने यहाँ पर सिंपली सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपने इस वाले जगह पर आपको सिलेंडर की रेडियस को पुट करना है, और इस वाले जगह पर आपको स्फेयर के रेडियस को पुट करनी है। दोनों को जगह एक वैल्यू पुट नहीं करना। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपकी हाइट आ जाएगी 2.74 सेंटीमीटर। ये पूरा का पूरा सोल्यूशन है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई दिक्कत सोल्यूशन में भी हो रही है तो प्लीज़ आप पहले खुद से 2-3 बार प्रैक्टिस करना। नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, सो या चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में आप पढ़ रहे हो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मेटेलिक स्फेयर्स ऑफ रेडी, यानी कि रेडियस का प्लूरल होता है रेडी, दैट इज 6 सेंटीमीटर, spheres of radius 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. यानी कि आपको क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा समझना है। और वो समझना यह है कि आपके पास मेटेलिक स्फेयर्स थे, स्फेयर था जो कि मेटल से बना हुआ था, और आपके पास 3 मेटेलिक स्फेयर्स थे, बिकॉज यहाँ पर 3 रेडियस दिए हुए हैं। तो तीनों स्फेयर के अलग अलग रेडियस हैं। पहले वाले स्फेयर का है 6 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का है 8 सेंटीमीटर और तीसरे वाले का है 10। अब इसके आगे क्या बोला जा रहा है कि इन तीनों को मेल्ट करके, इनसे मिला के, यानी पहले आपका छोटा वाला इतना बड़ा था, यानी कि अगर आप इसको एग्जांपल से समझना चाहो ऐसे फिगर से, तो आपके पास पहले मान लो 6 सेंटीमीटर वाला स्फेयर ये होगा, और इसके बाद 8 वाला ये होगा थोड़ा बड़ा, यानी इसे बढ़ जाएगा, और इसके बाद 10 वाला ये। अब इन तीनों को मेल्ट कर दिया गया। पिघलाने के बाद इनसे एक रिजल्टेंट स्फेयर, यानी जो हमारा फाइनल स्फेयर बना, इन तीनों को पिघला कर, ये स्फेयर तो नहीं है बट इसको थोड़ा करेक्ट बनाते हैं, सही बनाते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। सो यहाँ पर आप इसको एक बड़ा सा स्फेयर यानी गोल ही बना दो या। तो इन तीनों को पिघला के आपने ये वाला स्फेयर बनाया। तो अब आपको पूछा जा रहा है कि इस वाले स्फेयर का रेडियस कितना होगा, तो कैसे बताओगे आप। ठीक है, तो आपके पास ये 3 स्फेयर्स थे, इन तीनों को आपने पिघला दिया और उससे बना आपका ये एक बड़ा। इन तीनों को मिलाओगे तो ऑब्वियसली बड़ा बनेगा ना।
बिकॉज इसका मटेरियल इतना बड़ा है, फिर इसमें इतना ऐड होगा, फिर इसमें इतना ऐड होगा, इन दोनों में इतना ऐड होगा, तो आपके पास तीनों को मिला के कुछ इतना बड़ा आपका स्फेयर बनेगा, रिजल्टेंट स्फेयर। आपको इसी स्फेयर की रेडियस फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, हमें पता क्या है कि आपने इन तीनों को मेल्ट कर दिया, तो यानी कि इन तीनों का वॉल्यूम, इन तीनों का मटेरियल मिक्स हो गया। मटेरियल मिक्स हो गया यानी अमाउंट ऑफ मैटर। आप मटेरियल को ऐसे भी समझ सकते हो कि उसमें जितना भी मैटर कंटेंट था वो सब मेल्ट हो गया। तो इसका मटेरियल प्लस इसका मटेरियल प्लस इसका मटेरियल, हम लोग तीनों को ऐड कर देंगे तभी तो आपका ये बना ना। तो इन तीनों का वॉल्यूम का सम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टेंट स्फीयर। और इसी की तो आपको रेडियस निकालनी है। अगर इसमें अभी भी दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पर ये देखो, मैंने रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर, सेकंड स्फीयर एंड थर्ड स्फीयर निकाला। अब उसके बाद वॉल्यूम हमने निकाला, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्फीयर। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक रिजल्टेंट स्फीयर भी बन रहा है। तो रिजल्टेंट स्फीयर के हम रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, जिसको हमें फाइंड भी करना है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टेंट स्फीयर, नॉट हेमिस्फीयर, यहाँ पर आप ऐसे लिख भी दोगे तो और अच्छा रहेगा आपको भी समझने के लिए, और जो भी आपका पेपर चेक करेंगे या कोई और आपके पेपर से सोल्यूशन हेल्प लेगा। ठीक है, सो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टेंट, सॉरी मैं बार बार हेमिस्फीयर बोल रही हूँ, यहाँ पर होगा वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टेंट स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर। ठीक है, तो अपने यहाँ पर इन तीनों को सॉल्व कर लेना है। इनको तीनों को लंबा लंबा सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पर मैंने सिंपली 4/3 पाई कॉमन ले लिया है, बिकॉज तीनों में कॉमन थे। नहीं तो ऐसे आपका सोल्यूशन बहुत लेंदी हो जाएगा और फिर क्वेश्चन बनाने का तो मन ही नहीं करेगा। ऐसे मन नहीं कर रहा होगा कि इस चैप्टर में तो बहुत लेंदी सोल्यूशन से क्यों बनाए, इसीलिए थोड़ा कॉमन ले लेना। ठीक है, ऐसा ही कॉमन लेना जो तीनों में है, 2 में है उसमें नहीं लेना। ये बात का भी ध्यान रखना है। जो हम लोग एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक कर देते हैं कि अगर 2 में भी कॉमन दिखेगा कभी, इस केस में नहीं, तो हम उसमें भी कॉमन ले लेते। नहीं, अगर 2 थे तो 2 में कॉमन लिया, सही है, बट 3 है तो आपके पास तीनों में 4/3 पाई कॉमन होगा या होना चाहिए, या जो भी आप कॉमन ले रहे हो। ठीक है, इसके बाद इसका हमने क्यूब करेगा। क्यूब यानी कि 6 को 3 पर मल्टीप्लाई करोगे आप तो 216 आएगा। फिर 8 का क्यूब 8 इंटू 8 इतना आएगा। 10 का क्यूब इतना आएगा। अब यहाँ पर आपके पास 4/3 पाई इधर भी था तो ये कट जाएगा। आर क्यूब में आपके पास ये वैल्यू आई तो 12 इंटू 12 यानी कि यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ इतना नंबर आया, और यहाँ पर आपका आर क्यूब था तो इसने आपने आर को निकालने के लिए क्यूब रूट ऑफ इतना किया। अब ये क्या हुआ, यानी कि अगर आप 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे देन आपके पास ये नंबर आ जाएगा। और यहाँ पर आपकी आर क्यूब की वैल्यू इतनी थी, इसलिए हमने इसका क्यूब रूट कर दिया ताकि हमें सिर्फ आर की वैल्यू मिल जाए। तो आर की वैल्यू आ गई आपके पास 12। और ये क्या था आपका रेडियस ऑफ द रिजल्टेंट स्फीयर। तो यही तो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था, तो ये आ गया। आई होप इतना क्लियर होगा। सिंपली 3 स्फीयर्स थे एंड तीनों को पिघला के हमारे पास एक रिजल्टेंट बना। तो आपने रिजल्टेंट का स्फीयर का रेडियस फाइंड करना था। तो क्या होगा, सिंपली तीनों के वॉल्यूम को ऐड करेंगे इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टेंट सॉरी मैं बार बार हेमिस्फीयर बोल रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टेंट स्फीयर या रेडियस ऑफ द, यहाँ पर मैंने अगेन रेडियस लिख दिया, रेडियस ऑफ द रिजल्टेंट स्फीयर। ठीक है, तो सिंपली तीनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद उसको वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टेंट स्फीयर के बराबर कर दिया और फिर रेडियस फाइंड कर लिया। तो यही था इस क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में या इस एक्सरसाइज में मैं बोलूँ तो आपको बस समझना है कि आपने कहाँ का मटेरियल, या मटेरियल से भी आपको दिक्कत हो रही है तो अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। बिकॉज मैं तो ऐसे ही समझती थी जब मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करती थी, मुझे भी जल्दी समझ नहीं आता था, बट फिर थोड़ा समझने का ट्राई करा कि आप किसी में कुछ मटेरियल है तो आप उसको रिकास्ट कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसकी वॉल्यूम जा रही है ना, यानी कैपेसिटी, आप उसको कैपेसिटी के टर्म्स में समझ सकते हो, बट क्वेश्चन एज पर द क्वेश्चन हम समझने का ट्राई करेंगे कि क्या बातें हो रही है, कैसे हो रही हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर इतना इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म इतना बाई इतना, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। ओके, तो क्या बोला जा रहा है कि आपके पास, यानी कि एक आपको सिचुएशन दी जा रही है, अगर आप ऐसे समझो, आपके कुआं है और कुएं की आपको डायमीटर दी हुई है 7 मीटर, तो रेडियस निकल जाएगा। और उसके बाद कुएं की गहराई दी हुई है 20 मीटर। ठीक है, कुआं आपका 20 मीटर गहरा है और उसका रेडियस 7/2 हो जाएगा। और उसमें से आपने गड्ढा किया, यानी खोद कर मिट्टी निकाली। अब कुएँ में से आप मिट्टी निकालोगे, तो आपने उसमें से मिट्टी निकाली और निकाल कर कुएँ के चारों तरफ फैला दिया, और फैलाकर आपने एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करी, यानी कि एक ऐसा सरफेस कुएं के चारों तरफ, मान लो आपका कुआं है ये, और आपने यहाँ पर एक क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करी। जितनी मिट्टी निकाली उससे, उसी मिट्टी का यूज़ करके आपने इस
प्लेटफॉर्म क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करिए। अब यहाँ पर मैं क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपका एक प्लेटफॉर्म बना जिसकी आपको डायमेंशन दी हुई है 22 मीटर 14 मीटर, एंड आपको बताना है कि ये प्लेटफॉर्म की 2 डायमेंशन दी हुई है, आपको तीसरी डायमेंशन पूछी जा रही है प्लेटफॉर्म की ही। तो थोड़ा सा हमने जैसे पीछे वाले एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन करा है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पर लगाना होगा कि 3 डायमेंशंस किस में आती हैं, एल बी एच आपके क्यूबॉइड में ही आती है, क्यूब में तो नहीं आती हैं, इसलिए यहाँ पर एक क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म बनेगा। तो नाउ द थिंग इज़ कि हमें हाइट कैसे मिलेगी प्लेटफॉर्म की। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, आपने कुएं से मिट्टी निकाल कर ही आप बना रहे हो प्लेटफॉर्म, तो कुएं के अंदर जितना मैटर था या अमाउंट ऑफ मैटर या मटेरियल आप जो बोलो, कुएं के अंदर जितना मैटर था आपने निकाला, उसी मैटर को यूज़ करके आपने ये प्लेटफॉर्म बनाया। तो कुएं का जो वॉल्यूम यानी कि किसी चीज़ का कैपेसिटी या उसके अंदर कितना मैटर कंटेंट है, उसको हम लोग उसका वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो आपने कुएं की कैपेसिटी से उसकी मिट्टी निकाली, तो वो तो होगी वॉल्यूम ऑफ वेल। उसी से आपने क्या बनाया, उसी वॉल्यूम को यूज़ करके आपने क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म बनाया। तो वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पर आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो आपका प्लेटफॉर्म बन रहा है, बिकॉज आपने उसी के मैटर को तो आप यूज़ करके, उसी की मिट्टी को यूज़ करके आप ये प्लेटफॉर्म बना रहे हो, यानी आपने कुएं में से ही निकाला है ना मिट्टी। तो वो क्या थी मिट्टी, वो कुएं की वॉल्यूम थी, यानी कि उसकी अमाउंट ऑफ मैटर उसमें कुएं में था, तो इसलिए वो कुएं की वॉल्यूम हो जाएगी। वो किसके बराबर होगी, बिकॉज आप उसी का यूज़ करके ये प्लेटफॉर्म बना रहे हो क्यूबॉइडल शेप में। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे जस्ट सिंपली। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, या अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन लग रहा है तो मैं जस्ट एक बार फिर बता दे रही हूँ कि आपने कुएं से मिट्टी निकाली एंड मैंने क्या बोला था कि वॉल्यूम होता है अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंड इन इट, या आप कैपेसिटी बोलो, ठीक है। तो कुएं की कैपेसिटी क्या थी, उसकी मिट्टी थी, तो आपने उस मिट्टी को निकाला, उसी मिट्टी का यूज़ करके आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया, यानी कुएं की वॉल्यूम, मिट्टी उसकी वॉल्यूम हो गई, ठीक है। तो कुएं की वॉल्यूम को आपने यूज़ करके क्या बनाया, एक क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म बनाया। तो जो कुएं की वॉल्यूम होगी वो उस क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म की भी वॉल्यूम के बराबर होगी। तो बस यही तो करना था। आपके पास कुएं का रेडियस दिया हुआ है यानी वेल का, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ, अब आपका एक और चीज़, हमने यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वेल तो बोल दिया, बट अब एक कन्फ्यूज़न होगी कि वॉल्यूम ऑफ वेल किस शेप में है। तो जो आपका वेल होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, तो यानी कि आप यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, और ये आपका क्यूबॉइडल वाला डायमेंशन तो दिया हुआ ही था, बस आपको हाइट फाइंड करना है। तो इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम, एंड आप इसको सॉल्व करोगे देन आपको हाइट मिल जाएगा। हाइट आपका यही है, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है। ओके, डन, यस। तो चलो चलते हैं आगे, एंड इसी तरह आपको आगे भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करना होगा, बस उतना समझोगे, थोड़ा सा सोचोगे, ये क्वेश्चन डन है, ठीक है। तो चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी लगता है कुएं से ही रिलेटेड है, यानी वेल से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक वेल है, यानी एक कुआं है जिसकी डायमीटर इतनी है और उसकी गहराई 14 मीटर है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ विथ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। सो यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज़ करना, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट पूरा सेम उसी की तरह हमें प्रोसेस फॉलो करना है। अब चलते हैं, इसमें बात क्या कही गई है कि आपके पास एक कुआं है, ठीक है। कुएं की आपको डायमीटर दी हुई है, हाइट दिया हुआ है, हाइट मीन्स उनकी गहराई कितनी है, डेप्थ, दैट इज़ 14 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद उसमें से हमने फिर निकाला द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बिन, यानी कि आपने उससे फिर मिट्टी निकाली। अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, इसका मतलब है कि आपने उससे मिट्टी निकाली, और मिट्टी निकाल के आप उसके चारों ओर बना रहे हो एक एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट मीन्स चबूतरा होता है। तो जो कुएं के चारों ओर देखते हो ना आप कि ऐसा होता है, बनाने की कोशिश करती हूँ, बट लेट्स सी कितना बनता है। या सो ये छोटा वाला जो गोल है, ये गोल ही सही नहीं बनता है, वेट। ये आपका वेल हो गया, एंड इसकी आपकी डायमीटर कितनी है, 3 मीटर, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 3/2, ठीक है। तो ये आपका वेल हो गया। अब आपने इसी से ही मिट्टी निकाली। आई थिंक ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, वेट, यस, वेट वेट वेट, थोड़ा क्लियर शो करना चाहिए। एक सेकेंड, ये लाइटनिंग का थोड़ा सा इशू है, आप मुझे 2 मिनट दो। ये थोड़ा कैमरा मेरा हिल जाता है। यस, वेट वेट, हाँ चलो। सो या सॉरी अबाउट दैट, बट मैं और अच्छे से इसकी सेटिंग्स करूँगी सो दैट आपको कोई दिक्कत नहीं हो क्लास में, ठीक है। चलिए, हम डिस्कस कर रहे थे जहाँ पर, वहाँ पर हम लोग वापस से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक वेल था, ये 3/2 इसकी रेडियस है, मैं लिख भी देती हूँ R, ठीक है।
आपने इससे मिट्टी निकाली और इसके अराउंड एक चबूतरा बना दिया। नहीं होता है ऐसे कुएँ में आपके पास, आप कुएँ के चारों ओर ऐसे देखते हो, है ना, जो ज़मीन के ऊपर एरिया से गोल बना हुआ रहता है, तो वही तो उसका चबूतरा होगा ना। या या वही हमारा चबूतरा बना। अगर आप उसको नॉर्मली समझना चाहो तो वो चबूतरा बनाया आपने कुएं के चारों तरफ, उसी से मिट्टी निकाल कर। और वो चबूतरा किसके फॉर्मेट में था? एक सर्कुलर रिंग के फॉर्मेट। तो आप देख भी सकते हो ये जो आपका बना है, ये एक रिंग नहीं लग रहा जो हम लोग रिंग पहनते हैं। एक रिंग के फॉर्मेट में है। और इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है आपको? विथ, यानी कि कुएं से उसकी विथ 4 मीटर ज़्यादा है। कुआं आपका इतना था तो कुएं से आपने 4 मीटर और चौड़ा बना दिया। कुआं आपका इतना था, मान लो ऐसे समझना चाहो तो, यानी कि आपको मान लो ये कुआं था, ठीक है, एक सेकेंड, क्या ये आपका कुआं था एंड आपने इसमें 4 मीटर और इधर से ऐड कर दिया, सब जगह से गोल 4 और बढ़ा दिया, 4 मीटर रेडियस में और ऐड कर दिया। ऐसे समझो ना, ऐसे आपको और इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो कुएं का रेडियस था उसमें 4 मीटर और ऐड करके आपने उतना चबूतरा बना दिया, उतना गोल घेरा करके, यानी सर्कुलर रिंग के फॉर्मेट में। तो आपको बताना है कि क्या बताना है इस क्वेश्चन में, कि जो आपका चबूतरा बना उसकी हाइट क्या होगी। तो निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होगा कि हमने कुएं से मिट्टी निकाली, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इज इक्वल्स टू व्हाट, जो आपका वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर रिंग यहाँ पर बना, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, सर्कुलर रिंग तो नहीं बोलना सही होगा। आप यहाँ पर जो आपका चबूतरा बना, यानी आपने जो अर्थ डग आउट या क्या, जो आपने मिट्टी निकाली कुएं में से, उसका वॉल्यूम था ना वो मिट्टी, तो आपने वहाँ से मिट्टी निकाली, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, उसी चीज़ को हम लोग लिखते कैसे हैं? वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट करके, यानी आपने कुएं में से जितनी मिट्टी निकाली वो कहाँ गई, वो उससे आपने चबूतरा बनाया, एम्बैंकमेंट बनाया। एम्बैंकमेंट को चबूतरा बोलते हैं, ठीक है, सॉरी, चबूतरे को एम्बैंकमेंट बोलते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट के बराबर होगा, बिकॉज आपने उसी मिट्टी को यूज़ करके बनाया है वो। ओके, डन। अब उसके बाद हमें पता है कि जो आपका कुआं होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, तो कुएं की वॉल्यूम क्या होगी, बिकॉज आपने उससे मिट्टी निकाली है, तो वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। अब उसके बाद यहाँ पर जो आपने चबूतरा बनाया उसकी वॉल्यूम क्या होगी, मतलब जिस शेप में आपने बनाया है सर्कुलर रिंग शेप में ना, और आपको पूछी जा रही है कि वही सर्कुलर रिंग की कितनी हाइट है, उस चबूतरे की कितनी हाइट है, ठीक है। सो यहाँ हम उसका निकालेंगे कैसे। सबसे पहली बात, आपको क्या दिया हुआ था कि वो आपका कुएं के रेडियस से 4 मीटर ज़्यादा था उसकी चौड़ाई। तो कुएं की जो आपकी रेडियस थी उसमें आप 4 और ऐड कर दोगे, ठीक है। तो न्यू रेडियस भी, ये किसका रेडियस हुआ? ये आपका एम्बैंकमेंट का रेडियस हुआ। तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल्स टू, या सर्कुलर रिंग भी आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो 5.5 मीटर। ओके, अब उसके बाद आपने पूरा निकाल दिया, या यहीं इसी एग्जाम्पल से समझो, तो ये आपका 3.3/2, या इसको और थोड़ा क्लियर बनाते हैं हम लोग, सो दैट अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। वेट, थोड़ा सर्कल का आप लोग देख लेना। 3/2 को हम लोग ऐसे लिख भी सकते हैं 1.5। ओके, अब अपने यहाँ पर 4 मीटर ज़्यादा था, तो ये पूरा कितना हो जाना है फिर हम लोग अगर ऐसे करेंगे तो, वेट, ये आपका 4 मीटर ज़्यादा है, तो इसी में फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सर्कल पे मत जाना, बस कॉन्सेप्ट समझो कि यस, हमारा सर्कल था 1.5 यानी कुआं, और इसमें हमने जोड़ दिया, तो यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक की पूरी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 5.5 मीटर। ओके, बट हमें तो चाहिए बस इस वाले एरिया की ना, ये तो आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक हुई है, यानी आपने जो वेल का जो कुएं का आपका जो रेडियस था उसमें आपने 4 जोड़ दिया, तो आपके पास ये आ गई 5.5। लेकिन ये तो कुएं के साथ अटैच होकर आपकी रेडियस आई 5.5, लेकिन हमें तो बस ये जो गोल सर्कल टाइप का लग रहा है, यानी रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, उसी टाइप पार्ट का एरिया नहीं, आप बोलोगे यहाँ पर रेडियस चाहिए, तो वो कैसे निकलेगा? और या इस पार्ट का एरिया भी आप बोलोगे तो वो कैसे निकलेगा? तो ये एक सर्कुलर रिंग है, और हमने सर्कुलर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हम सर्कुलर रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं। जो आपका एरिया ऑफ सर्कल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। बट अगर आप रिंग की बात करो तो जो बड़ा वाला रेडियस है यानी पाई, उसका स्क्वायर माइनस जो छोटा वाला रेडियस है जिसमें वो अटैच है, जैसे यहाँ पर ये चबूतरा कुएं से अटैच्ड है, तो बड़ा तो आपका ये दोनों मिला के 5.5 हो गया, बट छोटा कौन होगा जिससे कुएं से अटैच्ड है ना वो, दैट इज़ 1.5 मीटर। तो आपको वही करना है यहाँ पर, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग इनटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट वही हो जाएगा आपका कि आपका जो सर्कुलर रिंग है उसकी एरिया इनटू वो कितना लंबा है, हाइट है ना, या ऊंचा है।
सो आई थिंक ये समझ में आया आपको कि आपको सिंपली क्या करना था, आपने मिट्टी निकाली, उसको सर्कुलर रिंग के फॉर्मेट में आपने वहाँ पर एक चबूतरा बना दिया। अब आप उसको चबूतरे की हाइट बतानी है, तो आपको यहाँ पर आपने वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट यानी जितनी मिट्टी निकाली उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। तो वो किसके बराबर होगी, जो आपका वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट होगा, यानी जो आपका चबूतरा बना, बिकॉज वही मिट्टी यहाँ पर यूज़ हुई है, उसी के बराबर होगी, है ना। सो यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट निकालना था, तो उसके लिए हमें क्या बोला गया था कि जो आपका चबूतरा है वो एक सर्कुलर रिंग के फॉर्मेट में बना है। तो सर्कुलर रिंग की एरिया क्या होती है वो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, दैट इज़ एरिया ऑफ सर्कल। आप उसके फॉर्मूला को यूज़ करोगे और उसको निकालोगे कैसे, पाई इंटू कैपिटल आर, यानी जो पूरा टोटल रेडियस होगा उसमें से जिससे वो अटैच्ड है, यानी सर्कुलर रिंग किससे अटैच्ड है। या सिंपली आप फिगर देख के समझो ना, आपके पास टोटल 4.5 यहाँ से यहाँ तक है, और उसके बाद वेल का रेडियस यानी कुएँ का रेडियस ये वाला है, लेकिन आपको चाहिए बस बीच वाला। तो इसलिए हमने बड़े वाले रेडियस में से छोटे वाले रेडियस का स्क्वायर को माइनस कर दिया। स्क्वायर क्यों किया, बिकॉज एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर सर्कल के एरिया का, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 2 रेडियस थे, हमें बीच वाला ही चाहिए था, तो हमने इसलिए बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया। इसलिए स्क्वायर्स टर्म्स में ही माइनस करा, और उसके बाद यहाँ पर इसको h यानी हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि यह आपका पूरा एक वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाए, एरिया इंटू हाइट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। ये भी आप ध्यान रखना, कभी आपको नहीं दिया हुआ है तो ऐसे भी आप कर सकते हो कि एरिया इंटू हाइट आपका वॉल्यूम होता है, बिकॉज एरिया आप एल इंटू बी भी लिख सकते हो ना एक टर्म्स में, यहाँ पर तो नहीं बट कोई और शेप के टर्म्स में, तो इसलिए ध्यान रखना एरिया इंटू हाइट इज इक्वल्स टू ऑल्सो वॉल्यूम। ओके, तो ये हो गया, आपने इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर दी थी, आपको कुएँ की गहराई भी दी हुई थी, और यहाँ पर हमने सर्कुलर रिंग का पहले यहाँ पर एरिया निकाला, उसको h से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद हमारा हाइट निकल गया ऑफ एम्बैंकमेंट, यानी हाइट ऑफ चबूतरा इज इक्वल्स टू इतना। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बट पहले इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा कि अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर इतना एंड हाइट इतना is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height itna and diameter itna, having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. यानी कि आपको क्या बोला जा रहा है कि आपके पास एक कंटेनर है, यानी जिसमें एक सर्कुलर सिलेंडर है, और वही आपका कंटेनर है। तो इस टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग समझ जाएंगे बिल्कुल आसानी से कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके पास एक कंटेनर है, यानी कि जैसे घर में आप इसको एग्जाम्पल समझ सकते हो कि आपके पास पानी पीने की बॉटल है। ठीक है, आपके पास एक पानी पीने की बॉटल होती है, उसमें पानी होता है, यस फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं उससे। तो आपके पास पानी पीने की बोतल होती है, बट जब उसको आप ग्लास में डालते हो तो ग्लास तो पानी के शेप की तरह नहीं होती ना। हाँ, वो सिलेंड्रिकल हो सकती है, लेकिन जैसे आपका बॉटल रहता है कैप के साथ, आपका ग्लास तो वैसे नहीं होगा, दोनों का स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, बट हम लोग बॉटल से ग्लास में पानी डालते हैं और फिर पीते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर बोला जा रहा है, उसी चीज़ को थोड़ा सीक्वेंस को समझने का कोशिश करते हैं कि आपके पास एक कंटेनर है जो कि किस फॉर्मेट में है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी सिलेंडर के फॉर्मेट में, सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में, और उसकी आपको डायमीटर से हम लोग इसका रेडियस निकाल लेंगे, और हाइट दी हुई है, वो आइसक्रीम से भरा हुआ है। आपके पास एक कंटेनर है राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर तो पढ़ा ही नहीं। राइट सर्कुलर सिलेंडर मीन्स सिंपली सर्कुलर सिलेंडर, यानी सिलेंडर समझो आप। ठीक है, तो आपके पास सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उसमें आपका आइसक्रीम भरा हुआ है। अब आइसक्रीम उसमें तो है, बट उससे निकाल कर आपको कोन्स में भरना है। अब कोन्स में भरना है, कोन्स की आपको हाइट और डायमीटर दी हुई है, और उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको इग्नोर नहीं करना है कि उसमें यहाँ पर आपका कोन है, कोन के यहाँ पर कोन के ऊपर एक और हेमिस्फेरिकल शेप अटैच्ड है, तो ये बात ध्यान रखनी है। और उसके बाद आपको बताना है कि कितने कोन्स फिल हो पाएंगे। तो सिंपली आपको उस कंटेनर से निकाल के ऐसे, आइसक्रीम कोन आपने खाया होगा ना, तो ऐसे होते हैं वो, एक सेकेंड, ये गोल तो बनना है ये इससे, या तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो आपको कंटेनर से निकलेगा आइसक्रीम, आपको उसको इस शेप में फिल करना है। तो बताना है कि कितने ऐसे आइसक्रीम कोन्स आपके बन पाएंगे उस कंटेनर में से। ठीक है, उस कंटेनर में आपके पास सामान होगा आइसक्रीम वाला, और उसी कंटेनर से आप निकाल कर, बार बार स्पून से निकाल कर यहाँ पर आप इस कोन में फिल करोगे। एक ही कोन में नहीं, ऐसे बहुत सारे कोन होंगे ना, तो इसलिए आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि ये कोन प्लस हेमिस्फेयर है। ठीक है, ओके, तो ये कोन ही का स्ट्रक्चर है, कोन में से कोन को ऐड मत करना, कोन के साथ थोड़ा हेमिस्फेयर को भी ऐड कर लेना। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ ऐसे कोन्स होंगे। तो सिंपली आपके पास जो कंटेनर था
उसका जो वॉल्यूम यानी कि उसमें जितना अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंड है, उसकी कितनी कैपेसिटी है। राइट सर्कुलर सिलेंडर है ना आपके पास, जिसमें आपके पास एक कंटेनर है राइट सर्कुलर सिलेंडर, और आपके पास उसमें आइसक्रीम है, उससे आपको इन कोन्स में डालना है। तो उसका वॉल्यूम जा रहा है किसमें, इन कोन्स में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली एक टर्म यूज़ करेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आपके पास एक आइसक्रीम का वॉल्यूम निकालो पहले। क्यों निकालना है ऐसे, बिकॉज बाद में फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगी, तो इसलिए हमने पहले ही निकाल लिया है कि आपके पास जब एक आइसक्रीम की आप वैल्यू निकालोगे, वॉल्यूम नॉट वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, आपकी दोनों की तो रेडियस सेम ही होगी। तो इसकी होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसकी होती है 2/3 पाई आर क्यूब। और आपने ऐसे करके इसकी वॉल्यूम निकाल ली। वॉल्यूम का हमने पाई के टर्म्स में ही निकाला है, बिकॉज आगे और सोल्यूशन है तो उसमें कट आउट होने के चांसेस हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमें फाइंड करना था फाइनली नंबर ऑफ कोन्स। तो क्या होगा, जो n इंटू नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ n इंटू n, हमने क्या लिया है यहाँ पर, नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स, ठीक है, इंटू वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही होगी, तो मैं बता दूँ कि इसको आप ऐसे फॉर्मूला से भी लिखते हो कि नंबर निकालना होता है तो जो आपका टोटल कंटेनर होता है, यानी टोटल कंटेनर नहीं मैं बोलूँगी, जिसमें आप कंटेनर होता है, कंटेनर का वॉल्यूम अपॉन जिस चीज़ की आपको नंबर निकालनी होती है उस वाले वैल्यू को आप नीचे बाई करके लिख देते हो। तो उसी चीज़ को मैंने जब बस ऐसे ही फॉर्मेट में लिखा है। आप ऐसे समझो ना, आपके पास एक कंटेनर है, कोई एक बॉक्स है, आपने उसमें आइसक्रीम रखा हुआ है, जो उसकी वॉल्यूम है उससे आप आइसक्रीम बना रहे हो, कितने बना रहे हो वो नहीं पता, लेकिन हमने एक का निकाल लिया है। तो आपको ऐसे नंबर बताने हैं कि n इंटू इतने नंबर ऑफ़ आइसक्रीम्स, कितने नंबर ऑफ़ आइसक्रीम्स होंगे। या इसमें दिक्कत हो रही है तो मैं ऐसे लिख ही दे रही हूँ कि n इज़ इक्वल्स टू व्हाट, जो आपको निकालना हो, जो आपका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अब वॉल्यूम को मत भूल जाना, सिर्फ कंटेनर को मत लेना, जो आपका कंटेनर होता है नंबर निकालना है ना, उससे कितने आइसक्रीम बनेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम, ठीक है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, बस थोड़ा सा समझ लो कि अगर आपको नंबर निकालना है कि तो आप कंटेनर अपॉन वॉल्यूम ऑफ जिस चीज़ का नंबर निकालना है उस चीज़ का उसके एक का वॉल्यूम से आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा। बस वही करना था इस क्वेश्चन में, और ज़्यादा समझना नहीं था। अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हाँ 6 भी इसी की तरह है, तो उसको भी समझने का ट्राई करते हैं हम लोग। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, इतना सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस इतना, मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस इतना। ओके, एक सेकेंड जस्ट, इसमें भी आपको नंबर्स पूछ रहा है। मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। यस, सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम, बट लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जस्ट सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ़ सिल्वर कॉइन्स होंगे। आपको फिर नंबर फाइंड करना है, और आपको यहाँ पर एक सिल्वर कॉइन की डायमीटर और उसकी थिकनेस, यानी थिकनेस सिक्का होता है ना, सिक्का की थिकनेस उसकी हाइट होती है। तो जब भी आपके कॉइन्स के टर्म्स में बातें होंगी, थिकनेस आएगी, तो आप उसको एज अ हाइट लोगे। और ये सिक्का आपका सिलेंड्रिकल शेप में होता है। वैसे मत बोलना कि सिक्के तो हमने आज तक सिलेंड्रिकल शेप में देखे नहीं, आप उसको गोल देखते हो ना ऐसे, और उसके बाद उसमें थोड़ी सी मोटाई होती है, तो वो उसको एक आप समझना चाहो तो वो एक सिलेंड्रिकल ही होता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, सिक्के हमेशा सिलेंड्रिकल शेप में ही होते हैं। या आप बातें करोगे, सॉल्व करोगे तो उसको सिलेंडर के टर्म्स में ही करोगे। आप उसको एक बार अपने हाथ में सिक्का लेना, थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना, आपको थोड़ा वैसा ही लगेगा। भले ही उसकी थोड़ी हाइट छोटी है तो हम उसको सिलेंडर नहीं बोलते हैं, बट थोड़ा वैसा ही होता है। या नाउ यहाँ पर आपने उसको मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके आपने एक क्यूबॉइड बना लिया। तो मेल्ट कर दिया, तो मेल्ट सुनते ही ऐसा नहीं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देना, वो लगाना ही है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन आगे भी कंटिन्यू पढ़ लेना अपनी वो करने के लिए कि यस मैंने क्वेश्चन सही पढ़ा है, हड़बड़ाहट में गलती नहीं करना है। ओके, सो यहाँ पर जो आपका ये वॉल्यूम होगा इस वाले कॉइन का, वो किसके बराबर होगा, जो आपने उसी को पिघलाकर ये एक क्यूबॉइड बनाया है। तो सिंपली इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का है नहीं। आपका जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स के बराबर। बट द मेन थिंग इज़ दैट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आपको नंबर ऑफ़ कॉइन्स बताने हैं। तो क्या करोगे, मैंने पिछले एक फॉर्मूला बताया था ना कि आपको जस्ट सिंपली अपॉन कर देना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपॉन कर दो, आपका सोल्यूशन आ जाएगा।
ठीक है। या वो वाला कॉन्सेप्ट लगाओ कि आपको क्या निकालना है, किसके नंबर निकालने हैं, कॉइन्स के ना, कितने नंबर ऑफ़ कॉइन्स होंगे, तो उससे n को मल्टीप्लाई कर दो। n इज़ व्हाट, नंबर ऑफ़ कॉइन्स, यानी उस कॉइन के, उस एक कॉइन के वॉल्यूम से आप n मल्टीप्लाई कर दो, वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के। ऐसा नहीं है कि आपका जो एक कॉइन है उसका वॉल्यूम से आपने ये बना लिया है क्यूबॉइड, नहीं, आपके पास जितने भी कॉइन्स थे, जितने भी सिक्के थे, आपने उस सब के सिक्के को पिघलाकर आपने यहाँ पर एक क्यूबॉइड बनाया है। तो अभी तो आपको नंबर नहीं पता है, तो इसलिए आपका ये जो वॉल्यूम इक्वल है वो टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स के बराबर है। तो n तो पता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर n निकालने के लिए n इंटू एक सिक्के का वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा है। अब n इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन सिल्वर कॉइन। ये एक फार्मूला भी होता है, आप इसको याद रखोगे तो ऐसे क्वेश्चन में और इजीली बन जाएगा कि जो आपका बना वो अपॉन वॉल्यूम ऑफ एक वाले को नीचे रखना है, यानी एक सिक्का हो या आपका एक आइसक्रीम हो, वो उसको आप अपॉन के नीचे रखोगे, यानी बाई के नीचे रखोगे। ऐसे भी कर सकते हो या n से मल्टीप्लाई करके इसको पूरा सॉल्व करके ये भी कर दोगे तो आपका आ जाएगा आंसर। आपका आंसर है 400। तो आई थिंक ये क्लियर है। और यहाँ पर एक और चीज़ कि आपका ये जो हाइट था वो 2 मिलीमीटर था, तो आपको यूनिट्स का भी ध्यान रखना है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना। या इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं इसको वन शॉट में बता देती हूँ एक बार कि आपके पास कुछ सिक्के हैं, ठीक है, आपको नंबर नहीं पता है कितने सिक्के, चांदी के सिक्के हैं, आपने उन सभी सिक्कों को पिघलाकर एक क्यूबॉइड बनाया, ओके। और आपके पास क्यूबॉइड की डायमेंशंस गिवन है कि ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, ओके। सो आपको पता है कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्यूबॉइड की। अब लेकिन हमें ये नहीं पता है कि आपने कितने सिक्के पिघलाएं और उस क्यूबॉइड को बना दिया। तो आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि आपने कितने सिक्के बनाए। तो क्या करोगे यहाँ पर कि हमें नंबर ऑफ़ सिक्के फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ़ कॉइन्स। तो नंबर ऑफ़ कॉइन्स को आपने n ले लिया। और उसके बाद एक और चीज़ थोड़ी जाननी ज़रूरी होती है कि आपका जो कॉइन है वो किस डायमेंशन में है, किस शेप में है, वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है। ये भी कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है, जिससे कि हम लोग थोड़ा सोल्यूशन गलत कर देते हैं। तो आपका वो सिलेंड्रिकल शेप में है और वो तो क्यूबॉइड में दिया ही हुआ है, तो आपने उसको पिघलाकर ही तो उसका मैटर यूज़ करके आपने क्यूबॉइड बनाया। तो कितने को पिघलाकर, यानी सारे सिक्के को पिघलाकर ना, एक सिक्के को पिघलाकर तो आपने वो क्यूबॉइड नहीं बनाया। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, बिकॉज आपने उतने कॉइन्स को पिघलाकर किसका बनाया, क्यूबॉइड को बनाया, और क्यूबॉइड की वॉल्यूम दी हुई है। तो आपका जो टोटल कॉइन्स का वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के। लेकिन हमें टोटल कॉइन्स तो नहीं पता है, हमें बस एक ही कॉइन पता है। तो n फाइंड करने के लिए सिंपली हमने यहाँ पर एक पता था तो उससे n को मल्टीप्लाई करा, वो किसके बराबर था। अगर इसको आप लॉजिकली समझो ना तो वैसे समझ में आ जाएगा कि ये तो अगर आप टोटल एज अ टर्म लोगे तो ये वॉल्यूम ऑफ उतने नंबर ऑफ़ कॉइन्स, उसी को पिघलाकर तो अपने सारे कॉइन्स को पिघलाकर ये क्यूबॉइड बनाया। तो वही टर्म को हमने बस यूज़ करा है, लेकिन हमें नंबर नहीं पता है तो इसलिए हमने यहाँ पर n ले लिया, लेकिन वॉल्यूम ऑफ एक कॉइन ज़रूर पता है। तो इसको अब अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ कॉइन्स आ जाएंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है, उसमें बस आपको ये वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है सो दैट अच्छे से समझ में आ जाए आपको, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है कि अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical hip of sand is formed. If the height of the conical hip is इतना, find the radius and slant height of the hip. तो अभी यहाँ पर slant height टर्म सुनकर घबराना नहीं है। अगर आपने वो फॉर्मूले वाली वीडियो देखी होगी, इसलिए मैं बोल रही थी कि फॉर्मूले वाली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एक सेकेंड, जैसे स्पेस को थोड़ा हटाते पहले, हाँ, बिकॉज वो फॉर्मूले वाले वीडियो आप देखोगे तो आपको वहाँ पर स्लैंट हाइट की भी फॉर्मूला दी हुई है, और स्लैंट हाइट सिर्फ आपका कोन में ही आता है। तो ये बात को भी ध्यान रखना है। बट इससे पहले क्वेश्चन को समझने की थोड़ा ट्राई करना है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, ओके। सो मैं ट्राई करते हैं समझने का। तो आपके पास है कि क्या, एक सिलेंड्रिकल बकेट है, आपको शेप की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया कि यस, आपको शेप की इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आपके पास एक बाल्टी है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, हाँ, और उसमें आपने बालू भरा, सैंड मतलब बालू ही होता है ना। सो आपने उसमें बालू भरा और उसके बाद आपने उस बकेट को, यानी बाल्टी को खाली कर दिया। एम्प्टी मीन्स खाली कर दिया ज़मीन पर। और जब आपने जैसे बालू आपने ज़मीन पर डाल दिया, यानी इसमें पानी था, पानी नहीं, आप मान लो, समझ लो कि आपका बकेट था, बाल्टी था, और आपका इसमें बालू भरा हुआ था, ठीक है। आपने इस बालू को, यानी सैंड में बोलूँगी तो वही बेटर रहेगा, आपने इस सैंड को खाली कर दिया, ज़मीन पर ऐसे पलट दिया। तो आप ऐसे पलटोगे तो यहाँ पर एक कॉनिकल हिप बन गया।
इसी बालू से, वही बालू ने एक कॉनिकल हिप, यानी कि हिप मतलब गड्ढा होता है, बट आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि बाल्टी खाली करने के बाद आपका कुछ ऐसा शेप बना ज़मीन पे, बालू ने बनाया, यानी सैंड ने बनाया कुछ ऐसा शेप, ठीक है। तो आपको पूछा जा रहा है कि ये जो आपका बना, इसकी हाइट क्या होगी, हाइट गिवन है आपको कि आपका ये कोनिकल हिप बना है, यानी कि कोनिकल शेप में आपने बालू ऐसे अरेंज हो गया है ज़मीन पर, ऐसे हो जाता है ना, आप कभी ट्राई करके देखना। या तो आपको इसकी रेडियस बतानी है और इसकी स्लैंट हाइट बतानी है। कैसे करोगे, तो सिंपल सी बात है, आपके पास जो बकेट में सैंड था, आपने उसी को यूज़ करके या उसी से ये आपका कॉनिकल हिप बना, तो उसमें जितना मैटर कंटेंट था वही मैटर आपका यहाँ एक अलग शेप बन गया, बस एक कॉनिकल हिप बन गया, ठीक है। तो आपने कॉनिकल हिप बनाया तो मैटर तो सेम था, इसका मतलब वॉल्यूम भी सेम हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ बकेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हिप। तो सिंपली आपको यहाँ पर बस इक्वेट कर देना, ये वाला आप देख सकते हो, उसको आप इक्वेट करोगे तो वॉल्यूम ऑफ बकेट क्या है, वो सिलिंड्रिकल शेप में है, उसकी रेडियस और आपको हाइट दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है। एक और चीज़, हम यहाँ पर उसको डायमीटर ले लेते हैं, मैंने लिखा है डायमीटर, बट क्वेश्चन में देख लेना वो डायमीटर है कि रेडियस। अगर डायमीटर है तो उसको रेडियस में कन्वर्ट करना, और यूनिट्स का भी ध्यान रखना कि कौन मीटर कौन सेंटीमीटर में है। यस, सो या अब यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि आपका उतना ही वॉल्यूम, यानी वही सैंड आपका बाल्टी में भी था और उसी सैंड से आपका एक कॉनिकल हिप यानी ऐसे शेप में बन गया। ये कॉनिकल शेप थोड़ा थोड़ा है, अब पूरा तो नहीं है, बट ऐसा ही होता है, बनाओगे आप तो ऐसा होता है पूरा। तो आपने इसका वॉल्यूम इक्वेट करा और वॉल्यूम इक्वेट करके आपने रेडियस निकाली, ठीक है। आपको कोन की हाइट दी हुई थी, कोन की रेडियस नहीं दी हुई थी, तो ये आपकी आर, स्मॉल आर है जो आपकी, वो कोन की रेडियस हो गई, ओके। तो आप ये टर्म्स को भी अच्छे से लिखना, ये सारा लिखा हुआ ये मैं बता नहीं रही हूँ, बिकॉज ये थोड़ा आप ध्यान रखना, अगर नहीं रखोगे तो इससे गड़बड़ हो जाएगी, आपको भी सॉल्व करने में समझ में नहीं आएगा कि कौन किसका रेडियस है। तो देखो ना, आपके पास जो आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी रेडियस 18 सेंटीमीटर है, तो इसको कैपिटल आर ले लो, ओके। और हाइट भी इसकी बड़ी है 24, और हाइट ऑफ कोनिकल हिप है 24, तो यहाँ पर ये 32 बड़ा है, तो आप उसको कैपिटल एच से डिनोट कर सकते हो। और ये रेडियस ऑफ कोन नहीं, हाइट ऑफ कोन, ये इससे छोटी है तो आप उसको स्मॉल एच से डिनोट करो। ऐसे ऐसे थोड़े टर्म्स बनाओ सो दैट आपके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाए, नहीं तो इसी में गड़बड़ी हो जाएगी, फिर क्वेश्चन आगे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे अच्छे से। सही बता रही हूँ मैं, ऐसी दिक्कतें होती हैं, तो इसलिए टर्म्स को भी थोड़ा अच्छे से यूज़ करना कि जिससे फॉर्मूले में अपनाने में ईजी हो जाए। ऐसा नहीं कि आर आर दोनों में है तो कैंसिल आउट कर दिया, पाई भी कैंसिल आउट कर दिया, नहीं, और एच भी कैंसिल आउट कर दिया, बिल्कुल नहीं। थोड़ा देखना वैल्यूज़ कौन बड़ी कौन छोटी है, उसको एज़ पर दैट इंडिकेट करना और फिर वैल्यूज़ निकालना, ठीक है। अब उसके बाद हमने रेडियस निकाली है यहाँ पर। अब यहाँ पर स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल हिप निकालनी है। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √h² + r²। और यहाँ पर मैंने क्या बोला कि आपका जो स्लैंट हाइट है वो सिर्फ कोन में होता है, तो ध्यान रखना कि जो आप h और r यूज़ करोगे वो कोन के ही होने चाहिए। और h हमने हाइट ऑफ कोन को स्मॉल h से डिनोट करा था, और यहाँ पर रेडियस ऑफ कोन हमने स्मॉल r से डिनोट करा है, ठीक है। तो डिनोट में आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपने लिख दिया ये हाइट ऑफ कॉनिकल हिप गिवन है, उसको डिनोट करने के लिए ब्रैकेट में स्मॉल h से। और अगर आपको फाइंड करना है तो फाइंड करने के लिए लेट द रेडियस ऑफ कोन बी r। आपने यहाँ, मैंने वो लाइन नहीं लिखी है ऐसा, सो ये आप ऐसे लिख सकते हो, आपको भी अच्छा रहेगा और आपके पेपर चेकिंग वाले को भी अच्छा रहेगा, ओके। तो आपने ये कर लिया और ऐसे आपको इजीली पता चलेगा कि हाँ ये इसका रेडियस है कोन का और ये इसका हाइट है। तो आपने उन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके आपने ये आपका जो स्लैंट हाइट है वो हम लोग इस एल से डिनोट करते हैं, तो वो आ गया 12√3 सेंटीमीटर। तो यही आपको क्वेश्चन में फाइंड करना था, ये एक और एक रेडियस। तो सिंपली था कि उसका वॉल्यूम हमने बकेट से निकाल कर उसी साइड से एक आपने कॉनिकल हिप बना लिया, तो आपका वॉल्यूम तो वही है, अमाउंट ऑफ मैटर तो वही है ना। तो इसलिए कि हमने वॉल्यूम ऑफ बकेट इज इक्वल्स टू वॉट, जो आपका कॉनिकल हिप बना और उससे आपका रेडियस निकल गया। आपको एक चीज़ दी हुई थी, आप पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेना, जिस पर मैंने जैसे बताया उसको इंडिकेट कर लेना। गिवन इन्फॉर्मेशन लिखोगे, थोड़ा लॉजिक लगाओगे, देन ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो जस्ट इसको हम लोग एक शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि या हमारे पास एक बकेट था, उससे हमने कॉनिकल हिप बनाया। आपको बकेट की रेडियस हाइट दोनों दी हुई थी और बकेट में सैंड था, आपने बकेट के सैंड करके यूज़ करके आपने वहाँ पर एक कॉनिकल हिप बनाया। और कॉनिकल हिप की यानी कोन शेप का स्ट्रक्चर बना वहाँ पर सैंड से, बालू से,
और उसकी हाइट आपको दी हुई थी बट आपकी रेडियस नहीं पता थी। सो आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करा और सोचा कि यार उसी वॉल्यूम को तो हमने यहाँ पर यूज़ करा है ना, कि उसी वॉल्यूम वो बाल्टी में भी था और यहाँ पर एक कॉनिकल शेप में स्ट्रक्चर भी बन गया, तो वॉल्यूम तो दोनों का सेम हो गया, यानी अमाउंट ऑफ मैटर उसमें भी बालू वही था, उतना ही था, यहाँ पर उसी बालू से उतने ही सैंड से आपका ये स्ट्रक्चर बनाया, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू सेम। तो आपको रेडियस फाइंड करनी थी इस कॉनिकल हेड की, तो सिंपली हमने क्या करा, दोनों के वॉल्यूम के फॉर्मूलाज को इक्वेट कर दिया फॉर्मूले को, और उसके बाद आपने आर निकाल लिया, और आर निकालने के बाद आपने स्लाइड हेड भी निकाल ली इस वाले फार्मूला से। सो यही था, और इसको अच्छे से इंडिकेट करना कि कौन किसका रेडियस है, लिख कर भी और ब्रैकेट में सिंबल से भी, इधर इट्स कैपिटल और स्मॉल आर, ठीक है। सो आई थिंक इतना डन है। अब आपको आगे का क्वेश्चन क्या है कि water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? तो आपको क्या बोल रहा है कि वाटर एक कनाल में, यानी कि कनाल में आप उसको एक नहर की तरह समझ सकते हो, मीन्स उसे नहर बोलते हैं। आपने अगर देखा होगा अपने आसपास गाँव में, तो आपके नहर बने हुए होते हैं, उसमें पानी बहता है, खेतों में पानी जाता है उससे। यस वही है। सॉरी, वो थोड़ी मेरे को गला सूख रहा है, सो दैट्स वाई मैं पानी पी रही हूँ बार बार। एंड यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आपके पास वही कैनाल है, कैनाल में पानी बह रहा है, नहर में पानी बह रहा है, और वो कैनाल की चौड़ाई है मान लो ऐसे, यानी कि आप उसका डायग्राम समझना चाहो ना, तो आपका कैनाल ऐसे होता है, ऐसे, ओके। इसमें से पानी ऐसे बहते रहता है, ये पानी समझ लो। तो ये आपकी चौड़ाई कैनाल की है 8 मीटर। आई नो डायग्राम उतना अच्छा नहीं, 8 नहीं 6 है। आपकी जो नहर, आप कैनाल बोलोगे तो बेटर लगेगा, बिकॉज अगर देखा होगा तो नहर समझ पाओगे। सो कैनाल है आपकी, उसकी चौड़ाई है 6 मीटर और गहराई भी होगी ज़मीन से कि कितने, उसकी और ज़मीन के बीच में कितना दूरी है, दैट इज़ 1.5 मीटर। और उसमें पानी बह रहा है आपका कैनाल में एक स्पीड से, दैट इज़ 10 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर कर ले रहा है, ओके। सो हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, यानी कि आपको पूछा जा रहा है कि ये कितना इससे पानी खेतों में जाएगा। तो आप बताओ कि आधे घंटे में इसी पानी की हेल्प से कितना जगह इरीगेट, नॉट इरिटेट, कितनी जगह की सिंचाई हो जाएगी। इरीगेट मीन्स सिंचाई, जो फार्मिंग करते हैं वो खेतों में सींचते हैं पानी से। सो कितना जगह इरीगेट हो जाएगा आधे घंटे में अगर 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज़ नीडेड। सो अगर आपको यहाँ पर एक खड़े पानी 8 सेंटीमीटर, यानी कि आप जो पानी आपका फ्लो हो रहा है तो उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ओके। या सो आपको यहाँ पर अब चलते हैं क्वेश्चन के डिस्कशन की तरफ। आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लगा होगा, बट चलिए समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। सो आपको क्या बोला गया था कि उसकी स्पीड क्या है पानी की, कि वो 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर कर रहा है, ठीक है। तो आप 1 घंटे को 60 मिनट से भी डिनोट कर सकते हो, और उसके बाद 1 मिनट में वो कितना कवर करेगा डिस्टेंस, वो पानी, दैट इज़ 10/60। और उसके बाद वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा आधे घंटे में, दैट इज़ आपने 1 मिनट का इतना निकाला तो 30 मिनट में कितने होंगे, इंटू 30। अगर ये समझ में नहीं आया, मैं फिर से समझा रही हूँ कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आपका जो पानी का स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रहा है। तो 1 घंटे में कितना, 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर पर आवर क्या कि 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है पानी, ठीक है, अपनी स्पीड से। तो 1 मिनट में कितना करेगा, हमने बस 1 घंटे को यहाँ पर मिनट्स में कन्वर्ट करा है, तो वो 60 मिनट में 10 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना 10/60, तो 1/6 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बताना है, आपको बताना नहीं, यहाँ पर लिखना होगा कि 30 मिनट में कितना करेगा। अब यहाँ पर हम लोग 30 मिनट वाला कन्वर्जन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन पूछा ये गया है कि वो आधे घंटे में कितना एरिया इरीगेट करेगा अगर पानी की हाइट ज़मीन से 8 सेंटीमीटर की ज़रूरत है वहाँ पर, यानी कि जब का पानी का फ्लो है वो आ रहा है, ठीक है, कैनाल में आ रहा है, बट जब खेतों में पहुँचेगा तो खेतों में उसको पानी की हाइट ज़मीन से 8 सेंटीमीटर ऊपर तक होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं बार बार बोलती हूँ ना, आपको यूनिट्स भी देखना, देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर सिर्फ इसमें सेंटीमीटर यूनिट में है, बाकी सारे आपके मीटर्स में, तो इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, यानी खेतों में आपको 0.08 सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करोगे तो 0.08 मीटर खड़ा पानी चाहिए होगा खेतों में जाने के लिए, ठीक है। तो आपको बताना है कि आधे घंटे में कितना एरिया इरीगेट हो गया जब आपको उतने लेवल की, यानी उतने खड़े पानी की ज़रूरत थी खेतों में सिंचाई करने के लिए। तो क्या करोगे, यहाँ पर हमने अभी तक क्या समझा कि हमारा आधे घंटे में वो पानी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो कितना 5 किलोमीटर, या
बिकॉज़ ये 10 किलोमीटर था, तो इसमें हमने 1 का निकाला, फिर 30 का निकाला, 30 मिनट का, तो आधे घंटे में वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, या तो आप ऐसे भी लॉजिकली भी समझ सकते हो कि 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर कवर करता है, यानी 60 मिनट में 10 किलोमीटर। तो अगर 60 का आधा यानी टाइम आधा होगा तो डिस्टेंस भी आधा हो जाएगा, तो 10 का आधा 5, तो 5 किलोमीटर कवर करेगा आधे घंटे में। और उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ होगी कि अब आपको थोड़ा सा समझना होगा कि जो आपका पानी कैनाल में है, उसी पानी को यूज़ करके आप अपनी सिंचाई कर रहे हो। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट्स भी यूज़ करने होंगे, या मैं सिंपली इसको वन शॉट में बताऊँ तो वो क्या होगा कि आपका जो कैनाल में पानी फ्लो हो रहा है, हाँ जी, सो कैनाल आपका यहाँ पर आप ये मत समझ लेना कि कैनाल सिलेंड्रिकल शेप में होता है, नहीं, बिकॉज क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। और अगर आप देखोगे भी तो वो सिलेंड्रिकल शेप में नहीं होता, वह ऐसे बहते रहता है ना। ज़मीन से उसकी पानी की कोई हाइट भी होती है और उसकी कुछ चौड़ाई भी होती है ना, और लंबाई भी होगी कि उसने इतना डिस्टेंस कवर करा। ओके, हाँ, तो यहाँ पर आपका जो कैनाल है वो क्यूबॉइडल शेप में होगा, तो ये बात समझ लो। और उसके बाद आपने जितना कैनाल में पानी फ्लो हो रहा था, उसी पानी को यूज़ करके आपने आधे घंटे में इरिगेट करा ना अपना खेत का जितना भी पार्ट, आपको वही पार्ट की एरिया बतानी है कि कितना एरिया आपने इरिगेट करा। तो सिंपल सी बात है, आपने जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल, यानी कि जो कैनाल में पानी था, उसको पानी को यूज़ करके आपने क्या किया, आपने खेत को इरिगेट किया, खेत को सिंचाई करा उतनी जगह से, उतनी पानी से। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एरिया इरिगेटेड। तो आपके पास जितना पानी था उतनी जगह इरिगेट होगी, सिंपल सी बात है। अब वॉल्यूम ऑफ एरिया इरिगेटेड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया इरिगेटेड इंटू हाइट रिक्वायर्ड। तो आपका एरिया, यानी कि ये थोड़ा एक यहाँ पर समझो ध्यान से कि हमने ये तो समझ लिया कि पानी है आपके पास, कैनाल है वो क्यूबॉइडल में है, तो उसकी वॉल्यूम हम लोग L इंटू बी इंटू एच लिख लेंगे, ठीक है। या और उसके बाद यहाँ पर जब आई बात की वॉल्यूम ऑफ एरिया इरिगेटेड, यानी कितनी जगह हमने सिंचाई करी, तो कितनी जगह सिंचाई करी, बट उसके साथ साथ क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन भी पहले से गिवन थी कि आधे घंटे में उसको सिंचाई कितनी 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 करनी है, मीन्स कितनी करेगा वो, अगर हमें यहाँ पर खेतों में इस लेवल तक का पानी चाहिए, यानी 0.08 मीटर की हाइट का हमें पानी चाहिए खेतों में। यानी कि आपके पास कुछ खेत होते हैं ना, कुछ नहीं, मीन्स खेत होते हैं, लेकिन आपको पानी चाहिए, बट आपकी पानी की हाइट यहाँ से मान लो आप 0.08 मीटर, इतनी पानी की हाइट होनी चाहिए, तभी हमारी खेतों की सिंचाई हो जाएगी। और वो खेतों की सिंचाई आपको आधे घंटे में बतानी है कि आधे घंटे में वो कितनी करेगी। अगर आप मैंने यहाँ पर इतना पानी का लेवल मांगा, तो यहाँ पर सिंपली उतनी जितनी आपको जगह सिंचाई करानी है आधे घंटे में। तो अभी यहाँ पर आधे घंटे का कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करेंगे, बिकॉज हमने यहाँ पर जो पानी है वो पानी का डिस्टेंस ही हमने आधे घंटे से लिया है। और आई थिंक ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जा रहा है, बट मैं कोशिश करती हूँ समझाऊँ अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिंपल सी बात पहले समझी कि आपका जो कैनाल है, कैनाल यानी नहर, नहर में पानी बह रहा है, तो आधे घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कहाँ तक वो पहुँचेगा। कैनाल की भी तो अपनी लेंथ होती है ना, वो बहुत चीज़ों से कनेक्टेड होता है, तो वो आधे घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज़ 5 किलोमीटर्स, ठीक है। 1 घंटे में करता है 10 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितना करेगा, 5 किलोमीटर। ओके, तो आधे घंटे में उसने 5 किलोमीटर करा, और बस वही आधे घंटे की वॉल्यूम को हम लोग लेना है, यानी आधे घंटे तक जहाँ तक वो गया उसकी वहाँ तक की लेंथ और ब्रेथ, हाइट तो सेम ही होगी, बट लेंथ यहाँ पर एक मेजर फैक्टर प्ले कर रहा है कि आपको बस उतनी ही लेंथ लेनी है, आपको वो कैनाल की पूरी लेंथ नहीं लेनी है। बस आधे घंटे में वो जहाँ तक डिस्टेंस कवर करा उसने, बस वही लेंथ को लो, और बाकी ब्रेथ, वाइट और आपका जो डेप्थ है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पर आधे घंटे वाली को लेनी है, और यहाँ पर एरिया इरिगेटेड इनटू कितनी हमें पानी की ज़रूरत थी, ये आपकी वॉल्यूम ऑफ एरिया इरिगेटेड में आ जाएगी। तो वो हमने ले लिया है, और एरिया इरिगेटेड बस इसका डिवाइड कर दो, आपका आ जाएगा। सो मत सब ज़्यादा कंफ्यूज होना, बस इतना कि जो आपका वॉल्यूम ऑफ कैनाल था वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ एरिया इरिगेटेड। और यहाँ पर हमने लेंथ ध्यान रखना है कि इतना सब जो किया है हमने, बस आधे घंटे में उसने कितने लेंथ कवर करी उसको फाइंड करने के लिए, बिकॉज उसी जगह तक का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, उसी वही पानी आपका खेतों में सिंचाई के लिए यूज़ होगा। खेतों में सिंचाई के लिए जो पानी यूज़ हुआ, जितना जगह उस पानी की मदद से आपका इरिगेट हो पाया, तो उसकी वॉल्यूम को हम इस दोनों के बराबर इक्वेट कर देंगे, इन दोनों को। तब उन खेतों की सिंचाई में जितना जगह इरिगेट हुआ उसकी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया तो निकाल लेते हैं, और एरिया ही हमें